हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। बंद हो जाएंगी ऑनलाइन परीक्षाएं, फिर लौटेगा पेन पेपर का सिस्टम। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देखिए, दरअसल बीते एक दशक में हम लोगों ने ये देखा कि जब से हम लोगों ने ऑनलाइन परीक्षाओं को अपनाया है, तब से हम लोगों ने बहुत सारी समस्याओं को गले लगाया है। और सबसे बड़ी समस्या है ऑनलाइन परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक की, धांधली की और इसके साथ साथ ही परीक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ की। हालांकि हम लोगों ने इससे पहले ये देखा था कि जब हमारे अलग अलग आयोग ऑफलाइन परीक्षाएं कराते थे, तो ऑफलाइन परीक्षाओं में भी पेपर लीक की समस्या कई बार सामने आती थी। और पेपर लीक की समस्या को समाप्त करने के लिए ही हम लोगों ने ऑनलाइन प्रणाली को अपनाया था। लेकिन पता नहीं था कि ऑनलाइन प्रणाली को अपनाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा समस्याओं को लेकर के आ जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अभी फिलहाल ये मामला चर्चाओं में इस वजह से है क्योंकि संसद में एक समिति के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है जो हमारी परीक्षाओं से जुड़ी हुई है। और इसमें यही सिफारिश की गई है कि अब फिर दोबारा समय आ गया है कि हम लोग फिर पेन पेपर प्रणाली की तरफ ही आगे बढ़ें और ऑनलाइन प्रणाली को त्याग दें, क्योंकि इस दौरान चिंताएं बहुत ज़्यादा है। और ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली जो भी एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां यहाँ पर जिम्मेदार तरह से काम नहीं संभालती और बहुत सारी गड़बड़ देखने को मिलती है, जैसा लगातार वर्ष दर वर्ष देखने को मिला भी है। तो वही सारी बातें हम लोग को समझनी है और हमारे टाइटल का फिलहाल यहाँ कहना है, आर ऑनलाइन एग्जाम्स द रीजन बिहाइंड पेपर लीक्स इन इंडिया। तो क्या क्या चीजें हैं, आइए नजर डालते हैं। तो देखिए, दरअसल ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जीएस पेपर 2 के हिसाब से, क्योंकि प्रशासन का मामला है ये। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन पहले भी कई बार चर्चाओं में आया है। दरअसल 2024 में केंद्र सरकार एक कानून लेकर के आई थी, ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी परीक्षाओं की लीक की स्थिति में या धांधली की स्थिति को रोक-टोक के लिए, रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए। तो जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आया था, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन चर्चा में रहे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन का आंसर लास्ट में डिस्कस करेंगे क्या आ सकता है, क्योंकि तब तक हम सभी चीज़ों को समझ जाएंगे। फिलहाल अभी वर्तमान में क्या मामला है हमारा, तो देखिए, भारत में हाल ही में बहुत सारी परीक्षाएं को लीक होते हुए देखा गया और इस दौरान प्रशासनिक त्रुटि और सुरक्षा की खामियां भी हम लोगों ने देखी। तो इन सभी समस्याओं के बाद अभी फिलहाल संसद की स्थायी समिति, जो शिक्षा की स्थायी समिति है, उसने इस मुद्दे को लेकर के कुछ खास स्टडी की है और संसद को ये बताया है कि दरअसल यहाँ पर कहाँ कहाँ हमें दिक्कतें समझ में आ रही हैं और इस समस्याओं के समाधान के लिए क्या आगे किया जा सकता है। तो इस दौरान अभी फिलहाल जो प्रीवियस डाटा है वो हमें ये बताता है कि प्रवेश परीक्षाओं को संभालने में एनटीए की विश्वसनीयता पर बहुत सारे सवाल उठे हैं। और 2024 में ही ये देखा गया कि एनटीए के द्वारा जो 14 परीक्षाओं का आयोजन किया गया था, उसमें से कम 5 तो गंभीर समस्याओं के तहत ग्रस्त रही। कौन कौन सी 5? तो यूजीसी नेट परीक्षा जब ली गई थी, तो ये परीक्षा या तो रद्द रही या फिर स्थगित रही। सीएसआईआर नेट स्थगित रहा, नीट पीजी स्थगित रहा, नीट यूजी में पेपर लीक के आरोप लगे और सीयूईटी यूजी और पीजी के मामले में परीक्षा रोकी गई। ये 5 वो परीक्षाएं थी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस दौरान एनटीए की जो प्रणाली थी वो पूरी तरह से विफल देखने को मिली। और केवल बात इतनी नहीं है, ये तो वो आंकड़े जो हमें बताते हैं कि कहाँ-कहाँ चिंताएँ बनी हुई हैं, लेकिन ये चिंताएँ केवल ऑनलाइन परीक्षाओं की बता रही हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग देखते हैं कि ये कुछ गिनी-चुनी परीक्षाएँ ही हैं जहाँ पर कमियाँ हैं, लेकिन इसके अलावा देश भर में बहुत सारी जगह और भी अनेक परीक्षाओं के मामले में ये चिंताएँ देखने को मिली। हालाँकि एक विचार यहाँ पर ये भी है कि दरअसल हर जगह केवल ऑनलाइन परीक्षाओं के मामले में ही धांधली नहीं हो रही है, बल्कि ऑफलाइन परीक्षाओं के मामले में भी धांधली हो रही है। लेकिन फिर भी कुछ हमारे ऐसे बोर्ड हैं या फिर कुछ ऐसे संस्था हैं जो बहुत ही अच्छे से परीक्षाओं को कंडक्ट करवा रहे हैं और ऑफलाइन मोड पर ही कंडक्ट करवा रहे हैं। और आज तक उनके मामले में ऐसी कोई भी कंप्लेंट या गड़बड़ हम लोग को बहुत रेयरली ही सुनने को मिलती है। बहुत ही ज़्यादा ये मामला फ्रीक्वेंट नहीं रहता और यूपीएससी जो हर एक मामले में ऑफलाइन एग्जाम ही लेता है आज भी, उसकी विश्वसनीयता देश के मामले में सबसे ज़्यादा है। तो अब जब अनेक चीज़ें सामने आई, तो उन्होंने कहा कि देखो, ऑनलाइन एग्जाम में तो लगातार धांधली है ही है और ऑनलाइन एग्जाम के संचालन के मामले में जो एनटीए है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वहाँ तो चिंताएं बहुत ज़्यादा है और इसकी विश्वसनीयता बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई है। अब इस दौरान सब ये कह रहे हैं कि वापस से पेन पेपर कल्चर की तरफ चलते हैं। तो दरअसल समिति ने ये बताया कि जिस तरह से हमारे देश में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ले रहा है और यूपीएससी का जो परीक्षाओं का मॉडल है, ये वर्षों से बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित बना हुआ है और बहुत ज़्यादा विश्वसनीय भी है। अब इस दौरान ये समझिए कि हमें फिर दोबारा से पेन एंड पेपर प्रणाली को अपनाना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। हालाँकि हम लोगों ने पहले ऑनलाइन सिस्टम को सुरक्षित माना था, लेकिन अब फिर दोबारा हमें समझ में आ गया है कि पेन पेपर ही सुरक्षित प्रणाली है। तो समिति ने इस दौरान अनुशंसा की है कि देखिए, अब इस दौरान एनटीए को सीबीएसई और यूपीएससी की परीक्षा प्रणाली को अपनाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग ही आगे परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। ऑफलाइन परीक्षा जब हम लेते हैं, तो ऑफलाइन परीक्षा के दौरान हमें एक ही टेंशन होती है और वो है पेपर लीक।
जो कि संभावना यही रहती है कि अगर कुछ होगा बुरा तो पेपर लीक हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और ज़्यादा चिंताएँ नहीं रहती। तो हमें केवल इसी स्तर पे काम करना होता है कि कुछ भी हो और पेपर लीक ना हो, सभी चीज़ें सेफ रहें। लेकिन जब हम लोग ऑनलाइन पेपर लेते हैं, यानी कि जब हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेते हैं, तो इस दौरान हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर साइबर हैकिंग का भी खतरा है, सॉफ्टवेयर मैनिपुलेशन का खतरा है, ट्रैकिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इस दौरान पेपर लीक आराम से हो जाता है। तो ऑनलाइन सिस्टम में चिंताएँ ज़्यादा हैं, जबकि ऑफ़लाइन सिस्टम में चिंताएँ कम हैं। ये परेशानी की स्थिति है। अब इस दौरान समिति ने ये कह दिया है कि सीबीटी केवल सरकारी परीक्षा केंद्रों में ही होना चाहिए और प्राइवेट सेंटर्स पर तो सीबीटी का होना पूरी तरह से बंद ही कर दिया जाना चाहिए। हालाँकि वर्तमान में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा ये सीबीटी होता है, ये खास तौर पे प्राइवेट सेंटर्स पे होता है और गवर्नमेंट सेंटर्स इस दौरान मामूली होते हैं। क्यों? क्योंकि सीबीटी कराने के लिए आपको एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, बड़ी संख्या में कंप्यूटर्स की आवश्यकता होती है। वो सभी चीज़ें हमें ईज़िली गवर्नमेंट सेक्टर्स में अवेलेबल होते हुए नहीं दिखती और सरकार को पता है कि इन सभी चीज़ों के ऊपर इतना बड़ा खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि बहुत सारी जगह जहाँ पर प्राइवेट सेंटर्स हैं, उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो उन्हीं सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं और इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करते रहते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर ये भी सिफ़ारिश है कि जो सेंटर्स होने चाहिए वो गवर्नमेंट ही रहें, प्राइवेट में ये सब चीज़ें ना हो क्योंकि प्राइवेट में धांधली की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है। हालाँकि प्राइवेट सेंटर्स के अंदर एक ख़ास चीज़ और देखी गई है। प्राइवेट सेंटर्स के अंदर जो लोग आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं और सँभालते हैं, वो लोग बहुत ही छोटी उम्र के होते हैं। 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल के वहाँ लड़के-लड़कियाँ घूम रहे होते हैं और जबकि पेपर देने वाले लोग काफ़ी ऐज वाले भी होते हैं। और ये बस छोटे स्तर के जो मतलब छोटी कम ऐज के जो लोग होते हैं, ये कम ऐज के मामले में लोग आते हैं और इनको कोई ज़्यादा ख़ास समझ नहीं होती है। लेकिन फिर भी वहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम देखना, चीज़ें मैनेज करना, ये लोग देखते हैं, जहाँ पता भी लगता है कि कहीं न कहीं जो एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसियाँ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है चीज़ों को लेकर के। सिक्योरिटी के लिए कुछ अच्छे इंतज़ाम नहीं होते हैं, कौन कहाँ बैठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, पता नहीं चलता है। कई बार तो सिस्टम में ही गड़बड़ हो रही होती है, कहीं पे चेयर खराब है, कहीं माउस खराब है, कहीं कीबोर्ड खराब है या कहीं तो मॉनिटर ही खराब है। ये दुनिया भर की समस्या हमें देखने को मिलती है प्राइवेट सेंटर्स पर भी और ये परेशानियाँ बहुत सारे लोगों ने फेस की है, जो भी इस प्रकार से एग्ज़ाम देने गए होंगे, वो ये बातें रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर समिति का ये भी कहना है कि परीक्षा प्रणाली से जुड़े जो विक्रेता हैं, वो पहले राज्य सरकारों के द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए और अब फिर भी वे परीक्षाओं में शामिल हो जाते हैं, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। यानी कि पहले से ही किसी पे आरोप लगे, उस कंपनी के तहत पहले से ही पेपर लीक हुए, धांधली हुई, हैकिंग हुई, उसके बावजूद उसको टेंडर दे दिया जाता है, कहा जाता है कि आप ही करवा लीजिए पेपर और इसी वजह से हमारी पूरी की पूरी जो ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली है, वो त्रस्त हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। ये सारी चिंता की स्थितियाँ देखने को मिल रही है और अभी फिलहाल इस समिति का साफ तौर पे ये कहना है कि सीबीएसई बोर्ड और हमारा यूपीएससी मॉडल बहुत ही बेहतरीन है। हम इसे अपना करके अपनी परीक्षा के ढांचे को बहुत ही सुरक्षित बना सकते हैं। तो इस दौरान इन्होंने कहा है कि हमें क्या-क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने बताया देखिए सबसे पहली ज़रूरत तो है एकीकृत परीक्षा ढांचा यानी कि पूरे देश के लिए हमें एक यूनिफाइड एग्ज़ाम स्ट्रक्चर तैयार करना होगा कि पूरे देश में इसी प्रणाली के अनुसार ही परीक्षा होगी। जिस तरह से हम ये देखते हैं कि अलग-अलग तरह के ढांचे हैं, अलग-अलग तरह की कार्य प्रणालियाँ हैं और अलग-अलग प्रकार से परीक्षाएँ हो रही हैं, वहाँ पर धांधली की संभावनाएँ और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। वहीं इसके अलावा एन्क्रिप्टेड डिजिटल स्टोरेज सिस्टम तो लगातार हमने ये देखा कि डिजिटल मामले में यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के मामले में धांधली बहुत ज़्यादा हुई है, परेशानियाँ बहुत बनी। तो ये ज़रूरी है कि डिजिटल एन्क्रिप्टेड स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए यानी कि जहाँ हम लोग अपने एग्जाम से जुड़े हुए क्वेश्चंस को स्टोर कर रहे हैं, पेपर्स को स्टोर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कंप्लीटली सेफ रहें और कोई भी मामूली व्यक्ति तो बिल्कुल भी उसको भेदने की क्षमता ना ही रखता हो। हालाँकि यहाँ पर ये भी ज़रूरी है कि जो स्टाफ यूज़ किया जा रहा है या जो लोग हैं एजेंसी की तरफ से परीक्षा सँभालने वाले, वहाँ पर भी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि लोग बहुत ही कम दामों में बिक जाते हैं परीक्षाओं के दौरान धांधली के लिए और उसके बाद बड़े-बड़े स्कैम निकल के आते हैं, जो कि हमारी व्यवस्था में मौजूद चिंताओं को उजागर भी करते हैं। वहीं साथ में मौजूद है जाँच और ऑडिट का तंत्र। तो देखिए जाँच और ऑडिट भी प्रॉपर होनी चाहिए यानी कि प्रॉपर निगरानी रहे, परीक्षा कैसी हो रही है, ठीक है, नहीं है, कहाँ पर क्या कमियाँ हैं, क्या-क्या अच्छी चीज़ें हैं, वो लगातार समझनी चाहिए। कुछ टीम बनाई जानी चाहिए जो टीम केवल और केवल जाँच और ऑडिट का ही काम करे, जिससे कि हम लोग थोड़ा-सा विश्वसनीयता को सुनिश्चित भी कर पाएँगे। अब इन सभी चीज़ों के तहत हम लोग ये देखते हैं कि केंद्र सरकार ने इस समस्या को बहुत ही गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेते हुए 2024 में एक खास कानून बनाया, जिसका नाम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित रोक साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। तो इस कानून को लाने का केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य यही था कि देश भर में हो रही परीक्षाओं में धांधली को रोका जा सके। हालाँकि यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा कोई भेद नहीं था क्योंकि इसके अंदर यही शामिल था कि चाहे अब धांधली ऑनलाइन हो रही है या फिर वो धांधली ऑफलाइन हो रही है, वो किसी भी स्तर पर हो रही है, हम दोनों ही स्तरों पर नहीं चाहते कि परीक्षाओं में कोई भी धांधली हो और हम चाहते हैं कि परीक्षा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो इसी उद्देश्य के साथ ये कानून तैयार किया गया। राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बहाल करना,
इसके साथ ही संगठित परीक्षा अपराध हो, पेपर लीक गिरोह हो और साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और परीक्षा प्रक्रिया को लचीला और सुरक्षित बनाना, ये इस कानून को लाने के मुख्य उद्देश्य थे। और इसी प्रकार के इस कानून के अंदर प्रावधान भी किए गए। अब यहाँ पर जो किए गए प्रावधान है, उनमें पहला शामिल तो यही है कि कवरेज बहुत बड़ा है, यानी कि इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद सारी संस्थाओं को शामिल किया, लेकिन साथ ही राज्य के तहत होने वाली परीक्षाओं में शामिल संस्थाओं को भी शामिल किया, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। तो यूपीएससी, एसएससी, एनटीए, रेलवे, बैंकिंग, राज्य की भर्ती परीक्षाएं सभी इसमें शामिल है, यानी कि कहीं पर भी धांधली होगी तो उसके तहत अब सारी की सारी कार्रवाई इस कानून के अनुरूप ही की जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये जो परीक्षा का मामला है, यानी जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, धांधली हो रही है, ये कोई व्यक्तिगत अपराध नहीं है, ये दरअसल एक संगठित अपराध है, क्योंकि कभी भी पेपर लीक कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसमें पूरा का पूरा गिरोह शामिल है और ये अब आने वाले समय में एक संगठित अपराध की श्रेणी में ही शामिल किया रखा जाएगा और इसमें शामिल हर एक व्यक्ति के ऊपर समानता से कार्रवाई की जाएगी। तो पेपर लीक या धोखाधड़ी गिरोह को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में सभी चीजें इनकी सुनिश्चित करता है, यानी कि अब जो भी अपराध होगा तो ये गिरोहों के तहत चीजों को माना जाएगा और धोखाधड़ी या पेपर लीक का जो मामला है वो पूरी तरह से गैर जमानती अपराध रहेगा। जो भी पकड़ा गया गैर जमानती है, जेल में ही रहना पड़ेगा, जमानत मिलने वाली नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जब दोष सिद्ध हो जाएगा तो 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा के लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया और साथ ही साथ 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर इससे अधिक भी लगाया जा सकता है। और साथ ही ये भी प्रावधान है कि जो भी लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है, ये भी प्रावधान है। तो प्रावधान बहुत ही कड़े किए गए हैं, मजबूत स्थिति रखी है ताकि ऐसी स्थितियां आगे देखने को ना मिले। और ये भी कहा गया है कि जो भी एजेंसी इस दौरान पेपर लीक की स्थिति में या धोखाधड़ी के मामले में सामने आती है उसको आगे आने वाले समय में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और देश में होने वाली किसी भी परीक्षा का टेंडर उसे नहीं दिया जाने वाला है। ये इन्होंने पूरी तरह से कंप्लीट बैन की सिचुएशन रखी है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ ये भी रखा कि जब कभी भी कोई भी परीक्षा हो रही है तो उस परीक्षा के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, तो वहाँ सेवा प्रदाता के साथ साथ आईटी कंपनी, प्रिंटिंग एजेंसियां, परीक्षा केंद्र, ये सभी इसके दायरे में हैं। यानी कि जब अगर कभी भी पेपर लीक हुआ तो सभी को प्रॉपर एक तरफ से यहाँ पर लाइन में शामिल किया जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। यानी कि सेवा प्रदाता ये नहीं कह सकता कि एग्जाम जो था वो आईटी कंपनी की तरफ से लीक हुआ, आईटी कंपनी ये नहीं कह सकती कि परीक्षा सेंटर पे काम हुआ है। यानी कि अगर पेपर लीक हुआ है तो सभी बराबर के हकदार हैं और सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये इसके दायित्व और दायरे में शामिल रखा है इन्होंने। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए सारे इस अधिनियम के अंदर और उम्मीद की जा रही है तब से कि आने वाले समय में हम लोग देश भर के अंदर पेपर लीक की जो समस्या है उससे निजात पा लेंगे। बट फिर भी देखते हैं होता है क्या। हालांकि एक तरफ केंद्र सरकार ने एक कानून भी बना दिया, वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वर्तमान में जिस तरह की बातें संसद में समिति कर रही है और समिति का ये कहना है कि हमें फिर दोबारा ऑफलाइन परीक्षा की तरफ लौट जाना चाहिए, ये दोनों स्थितियां अपने आप में अलग अलग है। बट फिलहाल आप लोगों का कहना क्या है, क्या लगता है कौन सा परीक्षा का पैटर्न बेस्ट है, ऑफलाइन परीक्षा पैटर्न बेस्ट है या फिर ऑनलाइन परीक्षा पैटर्न बेस्ट है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं और साथ ही मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि यह भी एक इजी सा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, क्योंकि सारी चीज आपने समझ ली तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। वहीं आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ रोज सुबह 9 बजे, जहां न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ साथ एडिटोरियल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। यानी कि रोज हम करते हैं सुबह 9 बजे, तो जुड़िए हमारे साथ इसी तरह से पढ़ने समझने के लिए। और वहीं आप लोग जुड़ सकते हैं स्टडी IQ के न्यू बैचेस के साथ में। साथ ही हमारे चल रहे हैं 2 खास बैचेस जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप 2026 की परीक्षा देना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप SIP ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के दौरान आपकी जो तैयारी में कमियां रह गई हैं वो सारी कमियां यहाँ पूरी हो जाएंगी। और वहीं अगर आप 2027 की परीक्षा का टारगेट कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे P2I बैच में। और ये P2I बैच प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही चरणों के लिए खास है, जिसको नाम दिया गया है प्रतिज्ञा प्लस बैच। तो ये दोनों बैचेस अपनी अपनी जगह खास है। अगर आप SIP लेते हैं 2026 के लिए तो आपको यहाँ पर PYQ, MCQs, हैंड रिटन नोट्स, इसके साथ साथ आप लोग को क्लास के नोट्स और वहीं साथ साथ आपको प्रॉपर क्लासेस, मेंटरशिप सब कुछ दी जाएगी ताकि आप प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर कर सकें। वहीं 2027 की परीक्षा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा तैयारी का प्रतिज्ञा प्लस बैच में, जहां आप लोग को पूरा स्टडी मटेरियल, सारी क्लासेस, सिलेबस की कवरेज, करंट अफेयर, CSAT, आंसर राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सारी सुविधा मिलती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो आपको अगर एनरोल करना है तो आप योन कर सकते हैं यहाँ पर KL लाइव कोड से, क्योंकि KL लाइव कोड स्टडी IQ के अंदर बेस्ट डिस्काउंट कोड है, जहां आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। तो KL लाइव कोड को कीजिए यूज। और फिलहाल नए नए बैच शुरू हो रहे हैं तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, सारे ही प्लेटफॉर्म पर। और साथ ही आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे PDF के लिए और सर्च कर सकते हैं मेरे नाम कुणाल कोटिया से भी। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मुलाकात होगी आने वाले और सेशंस में। तब तक के लिए फिलहाल इस सेशन को कीजिए शेयर और मुझे दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।